गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की 36 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है सीटीसी, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी और कंपोनेंट्स ऑफ सीटीसी से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ सीटीसी क्या होती है, कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है। सिटी इज़ कॉमनली कॉल्ड कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी incurs when hiring an employee. CTC involves a number of other elements and is cumulative of house rent allowance, provident fund, medical insurance, among other allowances which are added to the basic salary. अगर हम CTC को कहें तो CTC को हम कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं। जो कॉस्ट ऑफ कंपनी होती है वो इंकर होती है जब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं। तो CTC के अंदर इन्वॉल्व हैं वो सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो कि कम्युलेटिव होते हैं किसी हाउस रेंट अलाउंस के, प्रोविडेंट फंड के या मेडिकल इंश्योरेंस के और अदर अलाउंसेज जो कि हम अपनी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड करते हैं। दीज अलाउंसेज में ऑफ्टन इंक्लूड फ्री मील्स और मील कूपन सच एज सोडेक्सो एंड द लाइक, ऑफिस स्पेस रेंट, कैब सर्विस टू एंड फ्रॉ ऑफिस एंड subsidies, loans, etc. Basically all these elements when combined together from the entire CTC. अगर हम इन अलाउंसेस को देखें तो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं सारी मील्स, जो भी फ्री मील्स हैं उनको, जो भी मील कूपन्स हैं उनको, जैसे कि सोडेक्सो है, और साथ साथ हम उनको भी करते हैं जो कि हमारे ऑफिस स्पेस रेंट है या कैब सर्विस है, जो कि ऑफिस से आने और जाने तक का जो होता है पूरा एक्सपेंसेस, जो भी सब्सिडीज़ लोन हैं उन सबको भी सीटीसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन किया जाता है एक साथ और इसको एंटायर एक फॉर्म दी जाती है सीटीसी की। टू पुट इट इन अ सिंपल टर्म, सीटीसी इज बेसिकली अ कंपनी स्पेंडिंग ऑन हायरिंग एंड सस्टेनिंग द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर हम सिंपलर टर्म में बात करें, जो सीटीसी होती है वो बेसिकली कंपनी स्पेंडिंग होती है जब वो कोई एम्प्लॉय को हायर करती है, और जो भी एम्प्लॉय अपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के अंदर सर्विस दे रहे हैं उनको एक सस्टेनिंग बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। CTC is considered as a variable pay as it varies based on the various factor, and thus when the CTC varies, the take-home salary or net salary of the employee varies. This can be corrected by an individual by simply matching the CTC to the actual amount they are receiving. अगर हम CTC को कंसिडर करें तो वो जितने भी हमारे वेरिएबल पे हैं जो कि वैरी होते हैं, मीन चेंजेज होते हैं हमारे वेरियस फैक्टर से, तो जो CTC जो वैरी होती है तो हम ये देखते हैं कि जो टेक होम सैलरी होती है, मींस जो नेट सैलरी होती है एम्प्लॉय की, वो भी सीटीसी के वैरी होने से वैरी होती है, मींस चेंज होती है। तो अगर हम इसे करेक्टेड करना है किसी भी इंडिविजुअल को, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो सीटीसी के अंदर जो भी एक्चुअल अमाउंट है जो कि हम रिसीव कर रहे हैं उससे उसको मैच करते हैं। अगर अब उसके बाद हम बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे सीटीसी के, तो द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट टू कंपनी एज मैंशन अबव। Cost to company involves a number of elements below in a tabular column which list all the benefits and contributions that form the part of the CTC. अगर हम वेरियस एलिमेंट्स को देखें CTC के अंदर, तो हमने मेंशन किया गया था, वो भी हमने बताया था कि जो कॉस्ट टू कंपनी है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। हम आपको एक टेबुलर कॉलम के अंदर बताएंगे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है CTC के पार्ट के अंदर। तो CTC is basically the sum total of direct benefits sum paid to an employee on a yearly basis, indirectly benefits sum the employer pays on the behalf of employees, and saving contribution saving schemes the employee in the entitled to। CTC जो CTC है वो बेसिकली सम है किसका, हमारे टोटल डायरेक्ट बेनिफिट्स का, जो कि हम एम्प्लॉय को ईयरली बेसिस पे करते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है जो कि एक एम्प्लॉयर पे करता है किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो हमारे हो जाते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट। और जो सेविंग कंट्रीब्यूशन है, मीन जो भी हमारी सेविंग स्कीम है किसी एम्प्लॉय की, उनको भी टाइटल्ड किया जाता है किसके अंदर, CTC के अंदर। तो CTC का जो फार्मूला होता है, जैसे हम कह सकते हैं, तो CTC इक्वल्स टू डायरेक्ट बेनिफिट्स प्लस इनडायरेक्ट बेनिफिट प्लस सेविंग कॉन्ट्रीब्यूशन। हियर एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ CTC ब्रोकन डाउन। यहाँ पे हमने जो भी CTC के जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं हमने उनको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला क्या है, बेसिक सैलरी। अनलाइक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ CTC, योर बेसिक सैलरी विल नॉट वेरी एंड रिमेन अ कांस्टेंट ऑलवेज। द एंटायर अमाउंट ऑफ योर बेसिक सैलरी विल बी पार्ट ऑफ योर इन हैंड सैलरी। जो बेसिक सैलरी की अगर हम बात करें तो ये अदर एस्पेक्ट होता है CTC का। अगर आपकी कोई बेसिक सैलरी वेरी नहीं हो रही है तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है हमेशा के लिए। तो जो एंटर अमाउंट हमारा बेसिक सैलरी का होता है तो वो एक पार्ट होता है इन हैंड सैलरी का।
सेकंड क्या है, अलाउंसेज। एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी स्ट्रक्चर यू विल रिसीव अ नंबर ऑफ अलाउंसेज विच हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स। दीज इंक्लूड्स, अगर हम अलाउंसेज की बात करें तो जब हम सैलरी स्ट्रक्चर के पार्ट को देखते हैं तो जो भी हम नंबर ऑफ़ अलाउंसेज रिसीव करते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी बेसिक नीड्स को देख सकें, तो उसके अंदर कुछ अलाउंसेज इंक्लूड किए जाते हैं सीटीसी के अंदर। तो नंबर 1 है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं एचआरए। एचआरए इज़ ए पार्ट ऑफ सीटीसी एंड एम्प्लॉय प्रोवाइड्स इट्स एम्प्लॉयज़। एचआरए यूजली comes with tax benefit in case employees pay for accommodation each year and come up to about 10% of take home salary। अगर हम एचआरए की बात करें तो एचआरए क्या है, एचआरए एक पार्ट है सीटीसी का जो कि एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा। तो जो एचआरए है वो यूजुअली कम्स होती है जब हम कोई टैक्स बेनिफिट लेते हैं, किसी एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं कोई एकोमोडेशन ईच ईयर के अंदर। तो हर साल हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं, एकोमोडेशन दे रहे हैं। तो ये जो हम देखते हैं तो जो टेक होम सैलरी होती है उसमें से ये हम 10% उसका एक्स्ट्रा उसको देते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंसेज एल टी इज़ येट अनदर टैक्स एग्जेम्प्ट एलिमेंट ऑफ सीटीसी विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर एम्प्लॉयज़ टू कवर देयर ट्रैवल एक्सपेंसेज anywhere within the country, not that the LTA only pay for the travel allowance, not for other expenditure like food, drinks and the like। अगर हम LTA की बात करें तो LTA क्या है, लीव ट्रेवल अलाउंसेज है जो कि अनदर टैक्स अटेम्प्ट एलिमेंट है सीटीसी का, जो कि प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को जो कि कवर करते हैं अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस को कंट्री के किसी भी कंट्री के एनीवेयर। तो हमें नोट करना चाहिए कि जब हम लीव ट्रेवल अलाउंसेस पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो ट्रेवल अलाउंस के अंदर हम जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड हैं फूड, ड्रिंक या किसी और चीज़ से उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जो भी ट्रेवल एक्सपेंसेस मीन्स कि आप यहाँ से मतलब कि दिल्ली से बॉम्बे ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी आपका टिकट का खर्चा आ रहा है, ट्रैवलिंग करने का खर्चा आ रहा है, वही आप उसमें इंक्लूड करेंगे। ट्रैवलिंग टाइम में आप अगर कोई भी फूड कंजप्शन ले रहे हैं या कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। डियरनेस अलाउंस, इन्फ्लेशन numbers keep rising year and dearness allowance are provided to tackle this issue. This is basically a cost of living adjustment given to mitigate the effects of inflation on the economy. Other such allowances include medical, vehicle, mobile phone incentive and special allowances। अगर हम देखें कि जो इन्फ्लेशन है, जो नंबर ऑफ कीप रेजिंग हो रहा है हर साल, तो जो भी जो डियरनेस अलाउंस है वो प्रोवाइड करता है कि हम टेकल करें इस तरीके की इश्यूज़ को जो कि हमें इन्फ्लेशन से होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो डियरनेस अलाउंस होता है वो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट होता है जिसमें हम मिटिगेट करते हैं उन इफ़ेक्ट्स को जो कि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन से होता है। अगर हम अदर अलाउंसेस की बात करें तो जैसे मेडिकल अलाउंस होता है, व्हीकल अलाउंस होता है, मोबाइल फ़ोन है, इंसेंटिव्स है या कोई स्पेशल अलाउंस है, उनको भी हम सीटीसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी की, तो ग्रॉस सैलरी इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मीन्स ईपीएफ एंड ग्रेचुटी सेपरेट फ्रॉम द सीटीसी। टू पुट इन अ सिंपलर टर्म, ग्रॉस सैलरी इज अमाउंट पेड बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्सेज और अदर डिडक्शन एंड इज इंक्लूसिव ऑफ बोनसेज, ओवर टाइम पे, हॉलीडे पे एंड अदर डिफरेंशियल्स। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये ग्रॉस सैलरी को हम कह सकते हैं ये एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है मीन्स ईपीएफ होता है, और जो ग्रेजुटी है उसको सब्ट्रैक्ट की जाती है हमारी सीटीसी के अंदर से। मीन्स सीटीसी से अगर हम कोई भी ग्रेजुटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है मीन्स ईपीएफ जो भी बचता है मीन्स उसको हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। अगर सिंपल टर्म से हम बात करें तो जो ग्रॉस सैलरी है वो एक अमाउंट है जो कि पेड किया जाता है बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। जब हम टैक्स से बिफोर कोई अमाउंट पे कर रहे हैं उसको ग्रॉस सैलरी कहते हैं। या कोई भी अदर डिडक्शन है जो कि हम किसी पेमेंट से पहले कर रहे हैं तो उसको हम ग्रॉस सैलरी कह सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूसिव होते हैं जितने भी बोनसेस होते हैं, ओवर टाइम पे है या हॉलीडे पे है या अदर डिफरेंशियल्स है, उनको इंक्लूड किया जाता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इन इंडिया इज एन एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर विच प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद facilities such as medical assistance, retirement, education for children, insurance support and housing. The Employee Provident Fund Organization EPFO has the authority to mandate policy on EPF, pension and insurance scheme. The employee is required to contribute at least 12% of employee salary towards his her EPF. जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है इंडिया के अंदर वो एक एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की द्वारा। तो जो भी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है ये तरीके की फैसिलिटी उनके अंदर इंक्लूड की जाते हैं मेडिकल असिस्टेंस, रिटायरमेंट, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इंश्योरेंस सपोर्ट और हाउसिंग।
तो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स EPFO है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो मैंडेट पॉलिसी बनाए EPF के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए। तो उसके अंदर जो भी पेंशन है, इंश्योरेंस स्कीम है, वो उनको उन पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड करती है। तो एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड होते हैं कि वो अपनी सैलरी का मीन्स जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 12% कॉन्ट्रीब्यूशन वो अपनी EPF के अंदर दे। Furthermore, the employee can then withdraw the full amount accrued in his and her PF account at the time of retirement, which is when the employee attains the age of 55 years। अगर हम देखें आगे तो जो एम्प्लॉय है वो इस जो EPF का जो फंड होता है उसका मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसको उसका जो फुल अमाउंट जो कि वो अकर्ड करता है मीन्स जो भी वो जमा करता रहता है धीरे धीरे अपनी सैलरी में से, तो उसका जो फुल अमाउंट है वो PF अकाउंट से वो जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है उस टाइम पे वो उस फंड को विड्रॉल करा सकता है। तो जो एम्प्लॉय अगर उसकी एज 55 ईयर्स की हो चुकी है या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो रिटायर्ड हो चुका है तो वो PF अकाउंट से अपने EPF फंड को विड्रॉ करा सकता है। इन द occurrence ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आल्सो द एम्प्लॉयज़ कैन विड्रॉ द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन हिज हर PF अकाउंट। अगर हम अकरेंस देखें जो भी EPF से रिलेटेड है कि अगर EPF को हमें विड्रॉल करना है तो और कौन सी सिचुएशन है जिस पे हम EPF को विड्रॉल करा सकते हैं। तो एम्प्लॉय अगर विड्रॉ करा रहा है अपने अमाउंट को जो कि एक्यूमुलेटेड किए गए हैं उसने PF अकाउंट के अंदर, तो अगर कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट हो गया है अपनी सर्विस से तो वो अपने EPF अमाउंट को निकाल सकता है। रिटायरमेंट ड्यू टू द परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर वो उसके कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है तो उसके कारण से उसको रिटायरमेंट दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में वो PF अकाउंट से अपने EPF को विड्रॉ करा सकता है। माइग्रेशन फ्रॉम टेकिंग एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड, अगर कोई एम्प्लॉय बाहर विदेशों में या दूसरी कंट्री में जाके कोई भी बिज़नेस कर रहा है या कोई दूसरी जॉब कर रहा है तो उस कंडीशन में भी वो PF अकाउंट से अपना EPF का जो फंड है वो निकाल सकता है। ग्रेचुइटी ऑन द अदर हैंड इज अ सेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय सैलरी दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द सर्विसेज द एम्प्लॉयज ऑफर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टेन्योर। इट इज़ अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान ऑफर टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज एंड हर रिटायरमेंट। जो ग्रेचुइटी है अगर उसको हम देखें दूसरी साइड पे तो ये एक सेक्शन होता है एम्प्लॉय की सैलरी का जो कि पेड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, जो कि एक टोकन होता है ग्रेटिट्यूड का जो कि उसके सर्विसेज से होता है, जो कि एम्प्लॉय को ऑफ़र की जाती है उसके एम्प्लॉयमेंट टेन्योर के अंदर। ये जो बेनिफिट प्लान है ये ऑफ़र किया जाता है एम्प्लॉय को जब वो रिटायरमेंट के टाइम पे होता है। एन एम्प्लॉय मे लीव हिज और जॉब फॉर द वेरियस रीजन सच एज रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन फॉर अ बेटर जॉब एल्सवेयर और बीइंग रिट्रेंच्ड और बाय वे ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय किसी जॉब को लीव कर रहा है वेरियस रीजन से तो हम कह सकते हैं अगर उसका रिटायरमेंट हो गया है या कोई सुपर एनुएशंस हो गया है मीन्स कि वो कोई बेटर जॉब के लिए कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो जो भी रिट्रेंच्ड होते हैं या कोई भी वे होते हैं उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट करने के लिए तो उसको भी ग्रेचुइटी में इंक्लूड किया जाता है। तो अंडर सेक्शन 10 on the Income Tax Act, an employee receive gratuity after the completing 5 years or more of full-time service in an organization। अगर हम सेक्शन 10 देखें अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो जो एम्प्लॉई रिसीव करता है ग्रेचुइटी को वो जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुल सर्विस दे रहा हो 5 साल से, उसके बाद उसको उस ग्रेचुइटी का अमाउंट रिसीव होता है। अगर कोई एम्प्लॉय है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी फुल सर्विस दे रहा है 5 साल से और उसके बाद वो देख रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी दी जाती है। ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेट सैलरी और टेक होम सैलरी क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं एक बार इस टॉपिक के अंदर। नेट सैलरी मोस्ट कॉमनली नॉन एज द टेक होम सैलरी इज़ द इनकम दैट द एम्प्लॉय एक्चुअली टेक होम वंस टैक्स एंड अदर सच डिडक्शन आर कैरिड ओवर विद इट रेफर्स टू द इन हैंड फिगर दैट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन इनकम टैक्स एट सोर्स मीन्स TDS एंड अदर डिडक्शन एज पर द रिलेवेंट कंपनी पॉलिसी। अगर हम नेट सैलरी की बात करें तो इसको कॉमनली नॉन कहते हैं हम टेक होम सैलरी। ये जो इनकम होती है जो एम्प्लॉय की ये एक्चुअली वो होती है जो कि हम किसी टैक्स को या कोई भी अदर डिडक्शंस को उसको अपनी सैलरी में से डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो सैलरी हमारे पास रिमेन बचती है उसको हम बोल सकते हैं वो हमारी नेट सैलरी है या टेक होम सैलरी है। जो नेट सैलरी है उसको हम रेफ़र करते हैं इन हैंड, और जो इन हैंड सैलरी होती है उसका जो फिगर होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है जब हम उसके अंदर से जितने भी हमारे इनकम टैक्स एट सोर्स मीन्स TDS है उनको डिडक्ट कर देते हैं। जो कोई भी अदर डिडक्शन है उनको अपने कंपनी पॉलिसी के रिलेवेंट में अगर हम अपनी उसकी सैलरी में से
डिडक्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी, जो कि टेक होम सैलरी भी होती है। नेट सैलरीज इनकम टैक्स डिडक्शन प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविजनल टैक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी, विच मीन्स जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी का मतलब क्या है कि जो भी इनकम टैक्स डिडक्शन है या कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या कोई भी प्रोफेशनल टैक्स है जिसको ग्रॉस सैलरी में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको हम नेट सैलरी कहते हैं। तो जो नेट सैलरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स माइनस पब्लिक प्रोविडेंट फंड माइनस प्रोफेशनल टैक्स। Public Provident Fund and Employee Provident Fund are the stipulated percentage of the employee's salary, typically no less than the 12% of the basic salary, whereas the gratuity is the percentage of the basic salary, typically 4.81% of the employee basic salary। अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को देखें तो ये स्टिपुलेटेड परसेंटेज होती है अपनी एम्प्लॉय की सैलरी की, मतलब कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट क्या होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। जब हम अपनी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से अगर 12% अपनी बेसिक सैलरी में से कम कर देते हैं जो कि हमारे ईपीएफ से रिलेटेड होती है, तो जो टिपिकली हम देखते हैं कि जो बेसिक सैलरी में से अगर हम 12% से अगर कम कोई भी सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा ईपीएफ होता है। मीन्स हम अपनी बेसिक सैलरी में से कुछ अमाउंट हमारा किस में जमा करा देते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से, जो कि हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको पीएफ अकाउंट से रिसीव कर लेते हैं। और जो ग्रेचुइटी होती है वो हमारी बेसिक सैलरी का 4.8% होता है जो कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में से लिया जाता है। देयरफॉर एन एम्प्लॉय टेक होम शुड बी आइडियली लुक लाइक, अगर हम देखें कि जो एम्प्लॉय है जो टेक होम पे ले जाता है, मीन्स जो टोटल नेट सैलरी वो अपने पास ले जाता है, तो टेक होम सैलरी अपॉन नेट सैलरी इक्वल्स टू डायरेक्ट बेनिफिट्स माइनस डिडक्शन टैक्स पीएफ एट्सेट्रा। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी की देखें, यहाँ मैंने एक सैलरी स्ट्रक्चर बना रखा है, तो जो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी देख रहे हैं पर एनम, मतलब एक साल की अगर हम देख रहे हैं सैलरी किसी एम्प्लॉय की, तो अगर किसी एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो है 1,21,200 रुपये, और जो DNS अलाउंस है वो है 13,200, हाउस रेंट अलाउंस है 87,816, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 21,960, लीव टेबल अलाउंस है 54,888, मेडिकल रिम्बर्समेंट है 12,000 का, और इंटरटेनमेंट अलाउंसेज है 12,000 का। तो हम ये देखते हैं कि जब हम बेसिक सैलरी में इन सब अलाउंसेज को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रोस सैलरी कैलकुलेट होके आती है। तो ग्रोस सैलरी हमारी क्या हो गई 3,23,064। तो जो हमारी ग्रोस सैलरी है वो है 3,23,064। अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं उसके बाद, तो जैसे कोई प्रोविडेंट फंड है ना, अगर हम कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, तो जैसे कोई प्रोविडेंट फंड दे रही है 14,544 रुपये का, या कोई लैपटॉप दे रही है 60,000 का, मीन्स कोई लैपटॉप कंपनी उसको दे रही है, और कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको दे रही है 10,000 का, तो जो टोटल बेनिफिट है वो हमारा हो गया 84,544। तो जब ग्रोस सैलरी के अंदर हम अपने टोटल बेनिफिट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो जो लास्ट में हमारे पास कैलकुलेट आती है वो होती है किसी कंपनी की कॉस्ट टू कंपनी, मीन्स वो उस एम्प्लॉय की CTC होती है जिसके अंदर हम ग्रॉस सैलरी और टोटल बेनिफिट्स को ऐड करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि 3,23,064 के अंदर अगर हम 84,544 को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास CTC कैलकुलेटर होके आ रही है वो है 4,07,608 रुपये। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने CTC के बारे में पढ़ा, कौन कौन से कंपोनेंट्स है CTC के बारे में वो पढ़ा, फिर हमने ग्रॉस सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने एक CTC का किसी एम्प्लॉय के CTC का स्ट्रक्चर देखा, सैलरी स्ट्रक्चर देखा। तो हमने देखा कि जो ग्रॉस सैलरी और बेनिफिट्स है उसका जो सम होता है वो CTC होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।